हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, अब हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स पढ़ेंगे, सीखेंगे। कक्षा 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर जो कि विद्युत है। बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में जमीन आसमान का अंतर है। हाई स्कूल का सिलेबस जो है बहुत छोटा है, लेकिन इंटर का सिलेबस उसकी तुलना में बड़ा है। हम कोशिश करेंगे कि आपको सरल से सरल ढंग से बढ़िया ज्ञान आपको दे सके। आप कॉपी पेन लेकर बैठे रहेंगे तो यहाँ नोट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको आप साथ में नोट करते चलिए। बाकायदे एक नोट्स बुक आप बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए। वो आपको और उसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस लिखना है। मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। आप वीडियो पर बने रहें, मन लगा के समझें, ध्यान से देखें। जो नहीं समझ में आएगा उसको आप फिर से देख लीजिएगा वीडियो में, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो देखें, ध्यान से समझें, समझने का प्रयास करें। बच्चों, ये जो फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 12 फिजिक्स में, ये है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अब विद्युत क्या है, सबसे पहले इसको सीखना पड़ेगा। तो हम इसको क्रम से आपको बताएंगे, क्रम से बताएंगे, क्रम से लिखाएंगे। आप एकदम पूरी तैयारी के साथ बैठिए, तैयारी के साथ देखिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं ये विद्युत क्या होता है। विद्युत, सबसे पहले हम विद्युत की परिभाषा को कैसे लिख सकते हैं, देखिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि मैं इसको भौतिक विज्ञान पढ़ रहा हूं, ये भौतिक विज्ञान की शाखा है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाए या आवेश का अध्ययन किया जाए, वो विद्युत कहलाता है। वो शाखा विद्युत कहलाती है, उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहां लिखेंगे, जैसे विद्युत परिभाषा का लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश का अध्ययन किया जाए, आवेश का अध्ययन या आवेश के प्रभाव का अध्ययन, जो भी लिखना चाहें, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत या विद्युतकी कह सकते हैं, या उसको विद्युतकी कह सकते हैं। चाहे विद्युत कहिए या विद्युतकी कह लीजिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश का अध्ययन किया जाता है, विद्युतकी कहलाता है। अब बच्चों, विद्युतकी जो है या विद्युत जो है, उसमें हमको मतलब ये है तो बहुत बड़ा, इसलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में बांट दिया गया, तो उस वो दो भाग कौन से हैं, पहले उसको देख लीजिए। क्या है दो भाग, विद्युत की दो भागों में बांटा गया। पहला नंबर है स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की। और इसके बाद आता है विद्युत चालन, विद्युत चालन, स्थिर विद्युत की और विद्युत चालन, या स्थिर विद्युत कह सकते हैं, स्थिर विद्युत। और आता है विद्युत चालन, या इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि आवेश है, तो इसमें क्या होगा, स्थिर विद्युत में क्या होगा, स्थिर विद्युत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जिसमें आवेश एक जगह स्थित होगा। आवेश एक जगह स्थित होगा, कहीं चलेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, एक जगह स्थिर रहेगा। फिर उसके गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। और उसके बाद जो आता है विद्युत चालन, उसमें क्या होगा, उसमें आवेश प्रवाहित होगा, आवेश गति करेगा। एक है विद्युत चालन, विद्युत चालन, ये दो है। अर्थात अब इसमें क्या है, अगर इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें स्थिर विद्युत की, तो क्या लिखेंगे, विद्युत की वह शाखा, विद्युत की वह शाखा या विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाए,
स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाए वो क्या कहलाएगा, स्थिर विद्युत कहलाएगा या स्थिर विद्युत कहलाएगा। इसमें जब आएंगे तो लिखेंगे विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाए उसको क्या कहेंगे, विद्युत चालन कहेंगे। तो अभी हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों उसमें आएगा स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, स्थिर विद्युत के अंतर्गत। तो अब आप लोग इसमें सीखेंगे स्थिर विद्युत, जैसे कि विद्युत क्या है या विद्युत की क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश का अध्ययन किया जाता है उसको हम विद्युत की कहते हैं या विद्युत कहते हैं। अब आगे बात आती है विद्युत की को दो भागों में बांटा गया, विद्युत को दो भागों में बांटा गया जिसको क्या है, एक स्थिर विद्युत है और एक विद्युत चालन है। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहेगा, आवेश एक जगह रुका रहेगा, यहां पे एक जगह कहीं भी स्थिर हो जाएगा। अब इसके गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि इसमें आवेश गति करेगा, इसमें आवेश गति करेगा। तो आइए हम सबसे पहले से देखते हैं स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। तो बच्चों स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 12 का, उसमें स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत, स्थिर विद्युत के अंतर्गत इसमें फर्स्ट चैप्टर क्या है, आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब हम लोग ये पढ़ेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं बच्चों। अब हम अध्ययन करेंगे स्थिर विद्युत के अंतर्गत वैद्युत आवेश या विद्युत आवेश लिख सकते हो, विद्युत आवेश और उसके बाद तथा क्षेत्र या एवं क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आइए हम विद्युत आवेश को देखते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। सबसे पहले इसी की परिभाषा देख लेते हैं। एक पॉइंट शुरुआत से समझते चलिए जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। अब ये विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बच्चों वह पदार्थ का एक गुण है, पदार्थ का एक गुण, कोई पदार्थ हो उसका स्वयं का एक गुण होता है। जैसे इस गुण के कारण पदार्थ या वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है, दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है इस गुण के कारण। जैसे समझिए यहां पर मान लीजिए कि यहां एक वस्तु है और यहां एक दूसरी वस्तु है। जब इन दोनों, देखिए जब वस्तुएं सामान्य अवस्था में है तो इन पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेशित गुण नहीं होता है। अब सामान्य अवस्था किसको कहा जाएगा, देखिए सामान्य अवस्था में क्या है कि आपको ये बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से मिलकर बनी है, अणु परमाणु और कणों से मिलकर ये सिस्टम है पूरा। तो प्रत्येक वस्तु परमाणु से अगर हम मान ले, लास्ट इसका परमाणु अगर मानते हैं तो परमाणु किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं ऐसे। इसी तरह से एक और है और उसमें भी ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऐसे कक्षाओं में। इसमें होता क्या है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है, तब वो वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं। ऐसा क्या हुआ जो कि वस्तुएं आवेशित हो गई। जब सामान्य अवस्था में थी तो कोई आवेश नहीं, अब बाद में कैसे हुआ, रगड़ने के बाद आवेशित हो गई। उसका रीजन ये है बच्चों
कि जब हम इसको रगड़ते हैं तो अपनी जो ऊर्जा है, हमारी जो ऊर्जा व्यय होती है, वह ऊर्जा इन बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है और वही ऊर्जा ये प्राप्त करके सीधे उछल करके एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। और जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले गए तब ये आवेशित हो गया। अब आवेशित कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी समझिए। सामान्य अवस्था में जो होता है, ये प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सामान्य अवस्था में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। लेकिन जब घर्षण कराया गया, जब दो वस्तुओं को रगड़ा गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चले गए, तो अब क्या हुआ, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो गई। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो गई, तो अब क्या होगा, अब ये आवेशित हो गया, क्योंकि अब इसका संतुलन बिगड़ चुका है, अब ये आवेशित हो गया है। जैसे कोई इंसान हो, कोई व्यक्ति हो, उदाहरण स्वरूप ऐसे देखिए, बड़े शांत स्वभाव से बैठा है, बहुत आराम से जिंदगी जी रहा है। अब किसी भी विधि से, किसी प्रकार से अगर उसके जीवन में कुछ उथल पुथल हो जाए, कोई चीज 19-20 हो जाए, तो आप देखेंगे उनको डिस्टर्ब ही रहेगा हमेशा। जैसे कोई शांत स्वभाव का लड़का खड़ा हो, अगर एक जगह खड़ा है, आराम से शांत स्वभाव से बैठा हुआ है, खड़ा है, तो आप देखेंगे ये सामान्य अवस्था में है, एकदम सामान्य अवस्था में। लेकिन किसी भी विधि से बच्चे को अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए, संतुलन को बिगाड़ दिया जाए, जैसे कोई खाने पीने वाली चीज को दिखा दिया जाए दूर से, या उसको लालच दे दिया जाए, या उसको डांट दिया जाए, तो क्या होगा, अब वो थोड़ा सा आवेशित हो गया, थोड़ा सा बच्चा क्या हुआ, आवेशित हो गया। बड़े लोगों में अगर देखा जाए तो उसमें छोटी छोटी बात में लोग अक्सर कह देते हैं, अरे थोड़ी सी बात हुई, छोटी सी बात हुई कि नहीं, इतनी जल्दी ये आवेशित हो गए, लड़ाई झगड़ा उतर आए, ऐसी बात कहने लगते हैं लोग। तो वही आवेश है, जब संतुलन खो जाए, अभी तक जब तक संतुलन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तब तक तो सामान्य अवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आवेश नहीं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया, ये तुरंत आवेशित हो गई। तो यही है वस्तुओं का ये गुण कि घर्षण के कारण इनमें आवेशन होता है, घर्षण के कारण। तो यहाँ पे विद्युत आवेश है क्या, हमको परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ परिभाषा हम इस तरह लिखेंगे बच्चों, देखिए इसको हम मिटा के लिख दे रहे हैं परिभाषा, समझिए। विद्युत आवेश क्या है, पदार्थ का वह गुण, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण एक वस्तु या जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु या कोई वस्तु लिख लीजिए, जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आरोपित करती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आरोपित करती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आरोपित करती है। इसके लिए एक जीता जागता उदाहरण इस तरह से है, जैसे सूखा बाल हो आपका, अब बाल में स्केल, पटरी या पेन वगैरह से ऐसे रगड़ लीजिए, और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास, जैसे ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनके पास आप उसको ले जाएंगे, या जैसे कंघा करते हैं आप लोग, बाल वगैरह झाड़ते हैं कंघा, तो उसको ले लीजिए आप, उसको आप सूखे बाल में रगड़िए,
और रगड़ने के बाद अब इसको यहां पर ले जाइए ऐसे, तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा या कुछ टुकड़ों को बाहर करने लगेगा, अर्थात दोनों चीज इसमें आया, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल उत्पन्न हो गया। या इसकी परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हैं आप कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु वैद्युत और चुंबकीय बल आरोपित करती है या वैद्युत या चुंबकीय बल का अनुभव करती है। तो आप पे डिपेंड है, जिस तरह आप लिखना चाहो उस तरह लिख सकते हो। तो इस प्रकार से बच्चों ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी जानना होगा आपको। विद्युत आवेश यहां लिखेंगे, विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू चाहे स्मॉल क्यू लिख लीजिए या कैपिटल क्यू लिख लीजिए, क्यू से प्रदर्शित किया जाता है या करते हैं ऐसे। विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है तथा यह आवेश क्या है बच्चों, गुण है। अब गुण है तो अदिश है, तथा यह क्या है, अदिश राशि है, तथा यह अदिश राशि है। विद्युत आवेश क्या है बच्चों, अदिश राशि है। बात यहां पर ये आती है, थोड़ा सा एक पॉइंट और आता है, जैसे द्रव्यमान से आवेश का क्या संबंध हो सकता है। द्रव्यमान से आवेश का नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर अभी आपने देखा कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये है। इसका मतलब हुआ कि इस वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान है, कुछ न कुछ द्रव्यमान है। द्रव्यमान तो है, लेकिन अभी अगर ये सामान्य अवस्था में है तो क्या इस पर आवेश है। सामान्य अवस्था में अगर है तो क्या आवेश है। अभी इसके पहले आपको समझाए थे कि जब घर्षण कराया जाता है तब वस्तुएं आवेशित होती हैं, लेकिन क्या यहां घर्षण कराया गया, अभी नहीं। इस प्रकार यहां हम कह सकते हैं कि यहां द्रव्यमान तो है लेकिन आवेश नहीं है। द्रव्यमान तो है लेकिन आवेश नहीं है। अब आगे यहां अगर जैसे कोई वस्तु है ही नहीं तो इसका मतलब द्रव्यमान नहीं है। इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान नहीं है। यहां हम कह सकते हैं जब द्रव्यमान ही नहीं तो आवेश कहां से होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु हो तो आवेश के लिए क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। लेकिन जस्ट उल्टा सोचिए, द्रव्यमान हो कोई जरूरी नहीं कि आवेश हो। नोट पॉइंट में क्या होगा कि नोट पॉइंट में कर सकते हैं जैसे ये द्रव्यमान है लेकिन यहां आवेश नहीं है। यहां द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है, क्योंकि अभी इसका हम घर्षण नहीं कराए हैं ना। अब कोई वस्तु ऐसी है जिस पर द्रव्यमान ही नहीं है, अर्थात आवेश के लिए द्रव्यमान जरूरी है। आवेश के लिए द्रव्यमान जरूरी है लेकिन द्रव्यमान के लिए आवेश जरूरी नहीं है। तो यहां लिखेंगे क्या कि आवेश के लिए द्रव्यमान का होना जरूरी है, या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, आवेश के लिए द्रव्यमान, आवेश के लिए द्रव्यमान का होना जरूरी है। किंतु देखिए आवेश के लिए द्रव्यमान का होना जरूरी है किंतु द्रव्यमान के लिए आवेश का होना जरूरी नहीं है। किंतु द्रव्यमान के लिए आवेश का होना जरूरी नहीं है।
इस बात को फिर समझिए बच्चों, कह रहा है कि आवेश के लिए द्रव्यमान का होना जरूरी है। जब कोई वस्तु होगी तभी तो उस पर आवेश होगा, अर्थात जब द्रव्यमान होगा तभी तो आवेश होगा, और जब द्रव्यमान ही नहीं है तो फिर आवेश कहां से। जैसे एक वस्तु भी हम लिए थे यहाँ पर, अब यहाँ भी ये वस्तु हमने ले लिया, तो ये द्रव्यमान है, वस्तु है, दिख रही है, तब तो इस पर आवेश अभी भी आवेश नहीं है क्योंकि सामान्य अवस्था में है। और जहां द्रव्यमान ही नहीं है तो वहां फिर आवेश कहां से होगा। तो इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि आवेश तभी होगा जब द्रव्यमान होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि द्रव्यमान है तो आवेश ही रहे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब बात यहां पर ये आती है कि आवेश के बारे में तो हम इतना सीख लिए, आवेश के बारे में तो हमने सीख लिया। अब इस यहां पर ये आता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश के मात्रक के बारे में भी चलिए आते हैं, देखते हैं यहां पर क्या होगा। इसको ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करते जाइए, साथ में नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक बच्चों दो पद्धतियों में हम लोग देखेंगे, दो पद्धति में। पहला नंबर जैसे एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, और आएगा सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में हम मात्रक लिखने से पहले एक सूत्र के बारे में आपको ध्यान दिलाएंगे, जो कि सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं। सूत्र है धारा I बराबर Q/T। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा गया था। तो आइए धारा बराबर Q/T लिख करके इसका हम पक्षांतर करते हैं। तो Q का गुणा 1 में करेंगे तो Q हो जाएगा, I का गुणा T में करेंगे तो I इंटू T हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना बच्चों Q बराबर I इंटू T, Q बराबर I इंटू T। यहां पर देखिए I का मात्रक क्या हो सकता है, एम्पियर। I विद्युत धारा है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर में मापते हैं। और T क्या है, समय को क्या कहते हैं, सेकंड, समय को सेकंड। तो यहाँ पे इंटू लिखेंगे सेकंड। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि आवेश का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर सेकंड। क्या हुआ, एम्पियर सेकंड। तो यहां लिख लीजिए पहला मात्रक है, पहला मात्रक एम्पियर सेकंड। बच्चों अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसको तो हम आपको समझाने के लिए लिखे थे, यहां इसको मिटा दे रहे हैं। एम्पियर सेकंड है बच्चों, एम्पियर सेकंड। एक मात्रक तो ये है, और दूसरा मात्रक क्या है, दूसरा मात्रक कूलाम, दूसरा मात्रक है कूलाम, ये जिसको कि C से प्रदर्शित किया जाता है, कूलाम को। ये एमकेएस पद्धति में है। अब सीजीएस पद्धति में क्या है, इसको भी देख लेते हैं। सीजीएस पद्धति में एक मात्रक है बच्चों, जिसको कहते हैं ESU। एक मात्रक ये है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, या तो फिर आप स्टेट यूनिट भी कह सकते हैं इसको, केवल स्टेट यूनिट, बाकी ई लगा है तो इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। तो एक मात्रक तो ये हो गया, और दूसरा मात्रक है बच्चों फ्रैंकलिन। दूसरा मात्रक इसका है फ्रैंकलिन। तो यहां लिख देते हैं फ्रैंकलिन, या छोटी मात्रा भी बड़ी, हाँ फ्रैंकलिन ठीक है, लिख लीजिए। एक है फ्रैंकलिन, इसमें दो मात्रक और हैं, दो मात्रक और हैं जो कि किसी पद्धति से नहीं है।
जो कि किसी पद्धति से नहीं है। EMU एक मात्रक है, EMU विदाउट पद्धति, मतलब बिना किसी पद्धति के। क्या है यहां पर कोई पद्धति नहीं, कोई पद्धति नहीं। तो कोई पद्धति नहीं में क्या है, एक है EMU, EMU एक मात्रक है, और दूसरा है बच्चों फैराडे, दूसरा फैराडे। अर्थात यहां पर आप आवेश के मात्रक इतने होते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। यमकेस पद्धति में पूछेगा तो एम्पियर सेकंड और कूलाम बताएंगे। सीजीएस पद्धति में पूछेगा तो ESU या फ्रैंकलिन हो गया। और इसके बाद ये दो मात्रक ऐसे हैं जो कि बिना पद्धति के हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, एक चीज ये आपको याद होना चाहिए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। कभी कभी परीक्षा पूछ लेता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। देखते हैं यहां पर, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है बच्चों फैराडे, फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे। और सबसे छोटा मात्रक क्या है, EMU, सबसे छोटा मात्रक EMU। या इसके बाद अगर ये नहीं दिया है विकल्प में नहीं दिया है, फ्रैंकलिन दिया है तो आप फ्रैंकलिन लगाएंगे। छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो छोटा मात्रक है बच्चों EMU, EMU। यदि अगर कोई बहुविकल्पी प्रश्न आया है और उस बहुविकल्पी प्रश्न में EMU नहीं दिया है, तो हो सकता है शायद फ्रैंकलिन दिया हो, तो यहां पर हम फ्रैंकलिन भी लगा लेंगे। फ्रैंकलिन छोटी मात्रा, फ्रैंकलिन लगा लेंगे। तो इस प्रकार से ये है आवेश के मात्रा। अर्थात आवेश किसको कहते हैं आप ये सीख लिए। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं दूसरी वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश जो है वो क्या है, अदिश राशि है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। परीक्षा में कहीं से पूछे कोई दिक्कत नहीं है। आइए बहुत डीपली आपको हम समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप एक एक चीज को बारीकी से देखते चलिए, सुनते चलिए, नोट करते चलिए। आपका हम बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स आपको बनवा देंगे, ये निश्चित है। तो आइए अब इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। तो फिर आगे आपको बताना है अभी आवेश का गुण क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं। आवेश का गुण, आवेश का गुण। अच्छा देखिए, अभी आप लोग पढ़े हो कि दो वस्तुएं थी, दो वस्तुएं, और ये आप जानते हो कि वस्तुएं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हैं। इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं ऐसे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें भी होगा, और ये बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इस प्रकार से। अगर इनको आपस में रगड़ा जाए, इन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए, तो क्या होता है, जब इनको रगड़ते हैं, आपस में जब रगड़ते हैं, तो यहां पे घटना क्या घटती है कि जैसे हम रगड़ रहे हैं तो अपनी ऊर्जा व्यय कर रहे हैं, और वह ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है। और किस इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को। तो ये जब ऊर्जा पा जाएंगे तो छलने कूदने लगेंगे और नियमित गति करने लगेंगे। मतलब यहां से उछलकर इसमें चले आए, या हो सकता है इसमें से चलकर इसमें आ जाए। तो इसमें क्या हुआ कि अब जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये आवेशित हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो भी ये आवेशित हुआ, और इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो भी ये आवेशित हुआ। मतलब ये जो आवेश है, आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। आवेश क्या बताता है
कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, ये बात का मतलब सूचना हमको कौन देता है, आवेश। आवेश से पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हुए हैं। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों आता है। तो इस दोनों को यहाँ पर समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जैसे कि अगर ये धन आवेश है, ध्यान समझिए, अगर यहाँ A है और ये B है, ये इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन अगर ये त्यागेगा तो इस पर प्लस आवेश आ जाएगा, मतलब ये धन आवेश बनेगा इस पर। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश। फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था, उसके आधार पर उन्होंने बताया था कि ये आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस बात के लिए फ्रैंकलिन ने बताया, क्या किया था फ्रैंकलिन ने, उन्होंने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग के अंतर्गत क्या हुआ था कि कांच की छड़ को रेशम के पदार्थ से रगड़ा गया। देखिए कांच की एक छड़ है, इसको रेशम के पदार्थ से रगड़ करके एक धागे में बांध कर लटका दिया गया, यहां पर एक धागे में बांध कर इसको लटका दिया गया। और उसके बाद कांच की छड़ को दूसरी कांच की छड़ को रेशम से पुनः रगड़ करके इसके पास ले गए। तो यहां पर देखते हैं जैसे ये भी कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, और ये भी बच्चों कांच की छड़ है। तो यहां पे ये देखा गया था कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया। जैसे मान लीजिए ये रेशम है, एग्जाम्पल स्वरूप, उदाहरण स्वरूप, बाकी हकीकत में नहीं है रेशम, हकीकत में तो ये कपड़ा है साफ करने वाला। अगर ये है, जैसे इसको हम रेशम मान लें और इसको मैं कांच की छड़ मान लूं, तो रेशम से इसको रगड़ा गया, रेशम से रगड़ कर इस छड़ को मैं एक जगह धागे में लटका दिया, पुनः एक और छड़ लिया कांच की, उसको भी इसमें रगड़ करके फिर यहां इसके पास ले गए, जो पहले से धागा लटका था उसके पास जब मैं ले गया इसको, अब दूसरी बार जो रगड़ा हूं उसको जब ले जाता हूं तो यहां पे बच्चों ये प्रतिकर्षण होने लगा। अब सोचिए आप, थी तो कांच की छड़, रगड़ी रेशम से गई थी, तो जब ये वाली रगड़ी गई तो इस पर जो आवेश आया वही आवेश इस पर भी तो होगा, तो दोनों पर समान आवेश था, लेकिन यहां क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने प्रयोग और किया, उसी समय आपनूस की छड़, आपनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ करके इसको भी एक धागे में बांध करके यहां लटका दिए। फिर एक दूसरी आपनूस की छड़ लिए, उसको भी बिल्ली की खाल में रगड़ कर फिर इसके पास ले आए। जब इसके पास ले आए, यहां पर देखिए ये जब पास में ले आते हैं इसको पकड़कर, तो यहां भी प्रतिकर्षण होने लगा, यहां भी प्रतिकर्षण, एक क्षण भागने लगी, दूर जाने लगी। अब बच्चों यहां पर देखिए, अगर जो आवेश इस पर है तो दोबारा जब आप उसकी छड़ को रगड़ेंगे बिल्ली की खाल से, तब भी तो वही आवेश आएगा। तो दोनों पर यहां भी समान आवेश है, यहां दोनों में क्या है, समान आवेश, यहां पर भी दोनों में क्या है, समान आवेश, दोनों में समान आवेश है। तो जब आप बताइए, जब दोनों में समान आवेश है तो दोनों क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। फिर बाद में क्या किया कि ये कांच की छड़ के पास आपनूस की छड़ को ले आए, कांच की छड़ के पास आपनूस की छड़ को जब ले आए तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए, ये दोनों खिंच गए अपने आप। तो इसका मतलब है कि समान आवेश तो प्रतिकर्षण किए थे, समान आवेश प्रतिकर्षण किए थे, इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे दूसरा आवेश है, यहाँ पे दूसरा आवेश है, तब तो ये यहाँ आया तो क्या हुआ, आकर्षण हो गया। तो यहां से बच्चों निष्कर्ष निकल कर आया पहला नंबर कि समान आवेश, देखिए गुण में यहां लिखेंगे पहला नंबर, समान
आवेश, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब विपरीत आवेश क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद यहां पर ये भी लिख सकते हैं आप कि आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक होते हैं। आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक होते हैं। आवेश कैसे, मतलब आवेश क्या बताता है कि किसी पदार्थ पर या किसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आवेश किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को बताता है, आवेश बताता है। आवेश किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को दर्शाता है। जैसे अगर ऋणात्मक आवेश है, आवेश अगर ऋण है तो हम कहेंगे इस पर इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। अगर आवेश धनात्मक है तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की यहां पर क्या हुई है, कमी, अर्थात वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तभी तो धन हुआ। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्या होगा, कम हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ऋणात्मक आवेश। तो इस प्रकार से आप इसके गुण को भी लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसमें आपको हम पहले बता चुके हैं कि आवेश का कारण जैसे क्या होता है, आवेश अभी मैं बताया। आवेश का कारण मतलब आवेश किस कारण से आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, प्राप्त होता है। कैसे आता है, प्राप्त होता है। तो बताइए आवेश का कारण तो आपको समझ में आ गया ना। प्रत्येक वस्तु अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बनी है। अब परमाणु किससे बने हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये चीज तो समझ में आ गया होगा, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। आइए ऐसे बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इनको जब आकर घर्षण करेंगे, एक दूसरे से रगड़ेंगे, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन इसमें से उसमें चला जाएगा। और जब एक में से चलकर दूसरे में गया तो जिस पर गया वहां ऋण आवेश और जिससे गया वहां धन आवेश। इस प्रकार से आवेश प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में केवल यहीं तक आवेश तक बताए हैं। आवेश तक आप लोग फिर से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम आप तभी समझ पाएंगे जब यहाँ पर आवेश के बारे में जो कुछ बताया गया है उसको आप पढ़ लेंगे तब। बच्चों जब से जागो तभी से सवेरा। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप अभी से लग जाइए, शुरू से ही लग जाइए, शुरू से मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। ये मेरी गारंटी है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आ रहा है शुरुआत से, तो अब आएगा, आपको सब कुछ आएगा। बस थोड़ा थोड़ा मेहनत करते चलिए, उसके बाद सारी चीजें आपको आने लगेंगी। फिजिक्स आपके लिए सरल हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों।